तो हमने कल की क्लास में क्या डिस्कशन किया था? कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। तो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में बात करी थी हाई टाइड्स और लो टाइड्स की। जब मून पास होता है तो उधर हाई टाइड्स हो जाती हैं, जहां मून दूर होता है तो वहां लो टाइड हो जाती है। जब मून यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो इधर हाई टाइड हो जाती है और इधर लो टाइड्स हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। सी क्या हुआ, जैसे ही मून इधर पहुँच गया, एक बार और देख सकते हैं कि जैसे ही मून इधर पहुँच गया तो इधर की हाई टाइड्स और इधर की लो टाइड्स, मतलब जो पानी होता है अर्थ के अंदर वो भी अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स मून। जो पानी ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुका है किसको? अर्थ को। लेकिन तब भी आसपास की सेलेस्टियल बॉडीज, आसपास की जो बॉडीज हैं, जैसे हमारे पास सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रही हैं हमारी अर्थ की चीज़ों को, लेकिन इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं कि हमारा पानी मून के पास जाकर वहाँ पर भी पानी आ रहा है और वहाँ पर भी भैया पेड़ पौधे उगने लग गए। तो इस लेवल की अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये हो गया लो टाइड और इधर हो गया हाई टाइड। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज फिर से हम एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। अंधेरा हो गया हमारे आगे, हमारे सामने अंधेरा हो गया और उजाला बन के मैं आया हूँ आपके सामने। और उजाला क्या लेके आया हूँ, किस तरह का उजाला लेके आया हूँ वो देखो। जब भी बात होती है मोशन की, अब हम इसको सीधे सीधे मोशन से कनेक्ट करेंगे, ग्रेविटेशन को, और फिर उस मोशन को समझेंगे ग्रेविटेशन की रेफरेंस लेकर। किसके मोशन को समझेंगे वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यू मोशन क्या होता है? मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, या मोशन को सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करें तो बोलते हैं भाई मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर। तो उस समय किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना, एट द सेम टाइम किसी और के लिए उस ऑब्जेक्ट का मोशन में ना होना, ये भी स्वाभाविक है। इसलिए हमने कहा था मोशन इज रिलेटिव। लेकिन हम बात करते हैं खूबसूरत सी चीज़ जिसका नाम है स्क्वायर। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में करने वाला है, और वो किसके मोशन में करने वाला है? स्क्वायर का मोशन करने वाला है। किसका मोशन करने वाला है? स्क्वायर में। तो अब ये मोशन इधर करेगा तो ये इधर मूव हो गया। अब इसके बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो मोशन करने वाला है वो किस लूप में करेगा? ये मोशन कर रहा है स्क्वायर के लूप में। अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर के लूप में मोशन कर रहा है। स्क्वायर का लूप मतलब ये एक क्लोज लूप है। देखो आप, यहाँ पर एक क्लोज लूप बन रहा है और उस क्लोज लूप का नाम है स्क्वायर, क्योंकि इसकी 4 साइड है और ये एंगल 90 डिग्री पर मूव कर रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? स्क्वायर। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी नंबर ऑफ साइड अब 5 कर देता हूँ, तो अब जो मूव होगा वो 5 साइड के अलोंग हुआ, और अब मैंने इसकी साइड में 5 बार अलग अलग डायरेक्शन में इसको धकेला। मतलब पहले ऐसे गया, फिर इधर धकेला तो इधर गया, इधर धकेला इधर गया, इधर धकेला इधर गया, इधर धकेला। तो इसने कंप्लीट लूप कंप्लीट किया 5 अलग अलग डायरेक्शंस में। 5 बार इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। पहले कितनी बार किया था? 4 बार 90 डिग्री पर। अब कितनी बार कर दिया? 5 बार। चलो एक काम करते, 6 बार करके देखते हैं, फिर ऐसे ही 8 बार करके देखते हैं, ऐसे ही 9 बार करके देखते हैं, ऐसे ही 10 बार करके देखते हैं, ये नौनागन बनेगा। ऐसे ही 10 बार करेंगे तो क्या बनेगा? डेकागन। और ऐसे ही 12 बार, 11 बार नहीं है, तो 12 बार करेंगे तो क्या बनेगा? 2 डेकागन। तो 12 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 डेकागन। यानी इसने, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने जब मूव किया तो अपने डायरेक्शन को चेंज कितनी बार किया? 12 बार, तो 2 डेकागन। अब सोचो कि हर पॉइंट पे, फिर से हर पॉइंट पे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे हैं, हम गिन नहीं सकते, तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स हैं? अभी कितनी बार चेंज किया था डायरेक्शन? 12 बार। पहले 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, 12। अब मैं कह रहा हूं कि 12 बार की जगह ये हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज करे तो क्या होगा? अगर 12 बार की जगह ये हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज करे तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा बनेगा? सर्कल। और इसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया?
तो एक बॉडी सर्कुलर मोशन कब करती है? जब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज करे और एक फिक्स्ड लेन में, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर वो हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज करे, तो उस मोशन को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन। और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। और उसी का एक और नाम समझ लो, फोकस। उसी का एक और नाम समझ लो, फोकस। मैं क्या बोल रहा हूं? उसको सेंटर भी कहा जाता है और उसको फोकस भी कहा जाता है। तो ध्यान से देखो क्या आया हमारा, ये क्या आया? सर्कुलर मोशन। अब इसकी स्पीड कैसी थी? हर पॉइंट पे स्पीड सेम थी कि 20 मीटर की स्पीड, ये 20 मीटर प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से अगर मैं कहूं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, तो स्पीड की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। लेकिन क्या एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, क्या स्पीड का डायरेक्शन अलग अलग है? हर पॉइंट पे स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है, स्पीड को डायरेक्शन से मिला दें तो क्या बनता है? वेलोसिटी। कौन बोला भाई? कौन बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह यार। अगर स्पीड को डायरेक्शन से मिला दिया जाए, स्पीड को डायरेक्शन से मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वेलोसिटी। फिर से पूछ लो, स्पीड को डायरेक्शन से मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वेलोसिटी। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? सवाल पूछ रहा हूं। स्पीड चेंज हो रही है, अभी स्पीड कांस्टेंट थी तो क्या बना? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि स्पीड भी चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं स्पीड कांस्टेंट है, किसी मोशन में, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और फिर रिएक्ट करना। मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? मेरा सवाल फिर से सुन लो, ना और हां में उत्तर तब देना जब समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूं अगर स्पीड कांस्टेंट है और चक्कर लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। अब उसका रीजन क्या है? अब आप तो बोल रहे थे सर स्पीड का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बनता है? वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मुझे कहने दो। वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का मतलब भैया आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी। भले ही उसका मैग्नीट्यूड 20 था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से स्पीड तो सेम थी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती जा रही थी। और वहां पर हम यह कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, या हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड यानी मैग्नीट्यूड सेम रहे ड्यूरिंग अ चक्कर, और चक्कर खा के गिर गया तो दिक्कत है, क्योंकि स्पीड में भी परिवर्तन होगा तो वेलोसिटी में तो ऑलरेडी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वेलोसिटी में चेंज होगा हर पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको समझने के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम मैं बना के बताता हूं। देखो, पीपीटीज तब तक काम करती हैं जब तक हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है किसी चीज को, लेकिन अगर समझाना है फिजिक्स ना, तो बेटा हम जैसे टीचरों को क्या उठाना पड़ेगा? मार्कर और पेन तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मान लो कोई बंदा यहां से ऐसे जा रहा है,
ऐसे सीधा सीधा एक रास्ता है जिंदगी, तू लेकर चल चल मुझे, जहां भी तू जाएगा गड्ढे में गिर जाऊंगा तो खाई में गिर जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिंदगी है, आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा। तो बढ़ता रहा, लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो कैसी थी? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट स्पीड से वो हमेशा आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जिंदगी में तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, हर दिन तुम्हारे लिए नया होता है, कभी भी तुम्हारी उम्र कम नहीं होती, तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, एक लेवल पर आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही वो बढ़ रहा था। अब भाई हमने क्या करा, हमने उसको धक्का मार दिया, ऐसे इसी डायरेक्शन में उसको धक्का मार दिया। तो वो क्या करेगा? पहले तो ऐसे जा रहा था, देखो कैसे ऐसे जा रहा है, धक्का पड़ा। भाई क्या कर रहा है, तेरी क्या कर क्या रहा था तू? धक्का मारा, मेरी स्पीड एकदम से बढ़ गई। वेरी गुड, चेंज हुई। बढ़ गई मतलब चेंज हुई। सो देयर वॉज चेंज इन स्पीड। अभी मेरा सवाल जो है ना वो बनेगा, अभी देखो ध्यान से, क्या चेंज इन स्पीड था? बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूं स्थिति। एक बंदा इस स्पीड से जा रहा था, सामने देखा बिना हेलमेट के अपन हैं और सामने पुलिस वाले खड़े हैं, तो पुलिस वालों ने बिना टच किए एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ है ना। सामने वाले ने तुरंत अपनी स्पीड को क्या कर दिया? कम। यानी इस डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो भी स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज। यानी देयर विल बी अगेन अ चेंज इन स्पीड, यस और नो? अब चेंज इन स्पीड मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड, क्योंकि अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा यानी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, यानी फोर्स नेट, यानी नेट फोर्स किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी किसको डिनोट करता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सेलरेशन, या वो रिटार्डेशन होगा या वो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वहां कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर रही है। वो कौन है? वो है सर ये फोर्स। अब सुन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अब देख, अब एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पर उसकी स्पीड का डायरेक्शन क्या था? ये वाला, और किसी ने उसको धक्का मारा इस डायरेक्शन से, है ना, वो जा ही रहा है और इधर से धक्का पड़ गया, है ना। तो अब वो ऐसे रहा था, ऐसे जा रहा था, एकदम फोर्स लगा तो क्या हुआ? वो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ है ना। अब सुन, अब हर पॉइंट पे उस पर फोर्स लग रहा है, तो पहले ऐसे गया, फोर्स लगा तो ऐसे चले गया, फिर इस डायरेक्शन पे ऐसे फोर्स लगा तो ये जा रहा था ऐसे, अब यूं चले गया, फिर इधर फोर्स लगा तो यूं चले गया, फिर इधर फोर्स लगा तो और यूं चले गया। तो ऐसे वो क्या कंप्लीट करेगा? एक सर्कल। तो सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लगे? एक फोर्स। कौन सा फोर्स लगे? और उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन के किसकी तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन होने के लिए, या मैं कहूं सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अगर ये सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो सर्कल चक्कर खाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट चक्कर नहीं लगाएगा, किसी के भी चक्कर नहीं लगा सकता। इसी वजह से अब मैं तुम्हें जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यह है हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी अर्थ, ठीक, यहां से निकल रहा था मून, सीधा सीधा जा रहा था। अर्थ ने बोला आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो ये मून यहां से ऐसे सीधे निकल रहा था, ये सीधे वेलोसिटी है, बोलो हाँ है ना, कांस्टेंट है ना। अब ये जाया गया गया गया, इतने में अर्थ ने कहा भाई आ रहा है क्या? तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? फोर्स। तो यहां पर ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है सर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मून कह रहा भाई मेरे को सीधे जान दे, सामने वाला क्या कह रहा? आ जा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाऊंगा मैं। क्यों? तेरा भी मास है, मेरा भी कुछ मास है। G(m1 m2 अपॉन r²) नहीं पढ़ा क्या तूने? है ना, पढ़ा है। तो मून ने कहा ठीक है भैया ये ले। अब यहां तक जाने के बाद उसने बोला छोड़ दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स मना कर रहा है भैया, ऐसे थोड़ी नहीं। तो हर पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा था, तो मून ने क्या करना चालू कर दिया? चक्कर लगाना चालू कर दिया। लेकिन मून के पास एक वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा है। क्या ये आपको पता है कि ये इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इसी वेलोसिटी को बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंट क्या होता है? मान लो आपकी गाड़ी का टायर है, गाड़ी के टायर कहाँ पे चलता है? रोड पे। एकदम बारिश हुई, गोबर और कीचड़ फैल गया, आपका टायर घूम रहा है, गोबर आपके मुंह पे, पीछे वाले के। तो ये जो गोबर उछट के जाता है जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंट। यानी गोबर जिस जैसे जाता है, अगर उसके मोशन को एनालाइज करा जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के। इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब ये वेलोसिटी इस सर्कल के कैसा है? रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड टू बी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जब मून की बात करेंगे, लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशन खत्म हो गया, ये ग्रेविटेशन खत्म हो गया, तो मून अर्थ के चक्कर लगाना बंद कर देगा और अर्थ के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, तो किसी और के चक्कर में पड़ने लगेगा। तो अर्थ के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर है और उसके पास कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, जिसकी वजह से वो अर्थ के पास नहीं आ रहा, अर्थ के चक्कर लगा रहा है। जैसे हम किसी चीज को घुमाएं, किस चीज को घुमाएं? एक रस्सी में, एक धागे में हम क्या एक पत्थर बांध रहे हैं और ऐसे घुमाएं, तो पत्थर की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ने क्या कर रखा है? एक टेंशन फोर्स क्रिएट कर रखा है सेंटर की तरफ, जहां से मैं घुमा रहा हूं, और उसके पास एक वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो हर डायरेक्शन पे वेलोसिटी चेंज किसकी वजह से हो रही है? उस फोर्स की वजह से हो रही है जो धागे में है। अगर धागा कच्चा है और टूट गया तो पत्थर सीधा निकल जाएगा और उसके पास फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ध्यान से देखने पर ये बंदा क्या करने वाला है? अब बेहतरीन सी एक बॉल या फिर एक पत्थर को बांधकर ऐसे घुमाने वाला है। जब वो घुमाएगा तो उसके पास ये स्ट्रिंग की वजह से यहां पर एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स। धागे में जो टेंशन होती है ना, उसको भी एक फोर्स बोलते हैं। अब ये अगर ये थ्रेड टूट गया, जैसे घूमा, और ये इसके पास वेलोसिटी है और ये घूम रहा है, हर डायरेक्शन, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? अब टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, और ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको मजबूर कर रहा है कि तू घूमते रहे। अगर तू घूमी नहीं ना गई, और अगर बॉल कह रही है भाई धागा टूट गया तो क्या कर लेगा? बोले भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये फोर्स जो है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लो ये धागा टूट गया, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ रहता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब ये घूमते 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 अपने आप टूट रहा है, लेकिन कट गया, तो ये सीधा का सीधा नहीं। इसी वजह से मून चक्कर लगा रहा है किसके? अर्थ के। और ये एनालिसिस हमारे न्यूटन बाबा कर रहे थे। ये पूरा एनालिसिस कौन कर रहा था? न्यूटन सर। और कहां पर बैठकर? पेड़ के नीचे नहीं। पेड़ के नीचे तो उनको समझ में आया कि भाई ये नीचे क्यों आया। फिर वो गए स्पेस में, उन्होंने एक क्रिएट करा एनवायरनमेंट। वो स्पेस में नहीं गए कि भैया चलो आज मैं तैरता हूँ, वो अपने घर में गए, अपने पर्सनल स्पेस पे गए, और उन्होंने अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जहाँ पर उन्होंने किसके बारे में सोचा? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचा, और उन्होंने समझा कि क्या व्हाई डज द मून एंड सैटेलाइट फॉल, क्यों नहीं फॉल करता है। और उसका रीज़न था, एक तो उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो उसको सीधा जाने के लिए बोल रही है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जिस तरह से वो चक्कर लगा रहा है, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है। एक्चुअली वो फिर फिक्स्ड भी नहीं था। ये बात बताई केपलर ने बताई। अभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा ये चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि भाई जो मून है ना, ये मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। उसका रीज़न था, मून एंड द सैटेलाइट आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट विद अ सर्टेन वेलोसिटी। उस सर्टेन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होती हैं? वो टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने की वजह से वो चक्कर लगाती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया तो जो सैटेलाइट है या मून है
या कोई प्लैनेट है वो सीधा निकल जाएगा, जिस तरह प्लूटो डॉफ प्लैनेट बना। क्योंकि सन से काफी दूर होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, नियरली इक्वल टू जीरो। तो मून और तो प्लूटो जो है वो अब किसी और के चक्कर लगा रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह हैंस दे डू नॉट फॉलो ऑन अर्थ, क्योंकि उनके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है। अब देखो उनके पास वेलोसिटी है, चक्कर घुमा 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 घुमा, वो वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट लग रहा है, तो उसकी वजह से वो एक दायरा बना के रखे हुए, मून हमेशा पास में नहीं आता बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। अगर ये वेलोसिटी उनके पास नहीं होती तो क्या होता, वो अर्थ पर गिर जाते। जिस तरह से तुम घुमाते घुमाते ये ग्रेविटेशनल फोर्स वो वेलोसिटी कम कर दो तो क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और डिजास्टर हो जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से स्पेस में चले। तो एक साइंटिस्ट थे, उनने कहा भाई, वो पूरा एनालाइज कर रहे थे इन सब चीज़ों को। उनने ये एनालाइज किया कि ठीक है न्यूटन सर, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि जो चक्कर लग रहे हैं प्लैनेट के वो सन के अक्रॉस भी लग रहे हैं। फिर प्लैनेट के अक्रॉस कौन लगाता है? सैटेलाइट्स लगाती हैं। सैटेलाइट नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। पहले आर्टिफिशियल इतनी बनी नहीं थी, उस समय तो थी ही नहीं। ठीक है, स्पुतनिक 1 पहली रशिया की पहली सैटेलाइट थी जो स्पेस में गई थी, स्पुतनिक 1। तो बहुत बाद में हुई, लेकिन इनके जो स्टडीज़ थी उसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई ये एक सर्कुलर पाथ में कौन चक्कर लगा रहा है? सैटेलाइट्स, या मैं कहूँ कि प्लैनेट्स सन के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। उनका साइंटिस्ट का नाम था निकोलस कॉर्पनिकस। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई साहब सुनो, ये सन है, क्या ये सन और ये अर्थ है। अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर तो लगा रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट। चारों ओर चक्कर लगा रही है, किस ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। आप देख रहे हो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, और वो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। ठीक है। अब ये बात, एक और बंदा था जिसको समझ में नहीं आई ये बात। बोला सुनो यार मेरी बात, ये तुम जो बोल रहे हो ना, ये जो स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर ये इन्हीं के एक और रूप थे, मैंने बताया था ना कल कि इन्हीं के रूप थे, बब्बा थे डडियल बब्बा, जिनका नाम था जोहानस केपलर। निकोलस टेस्ला दिमाग में आते हैं हमेशा, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा, 12 की फिजिक्स से ज़्यादा प्यार है, तो टेस्ला दिमाग में आता है, निकोलस। तो जोहानस केपलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई सुनो, तुम गलत हो, ये नहीं होता। होता क्या है एक्चुअली में, वो सुनो। होता ये है कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमारे आउटर स्पेस में, या जितने भी प्लैनेट्स हैं आउटर स्पेस में, वो मून हो या अर्थ हो। मैं अर्थ और सन की ज़्यादा रिलेट करके बात करता हूँ। तो मान लीजिए बीच में एक सन है और यहाँ मून है, सॉरी मून और सन और अर्थ। तो मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है। ये इसके सर्कुलर नहीं, ये इसका कैसा पाथ करेगा? कैसा करेगा? इलेप्टिकल। कैसा रहेगा? इलेप्टिकल। कैसा रहेगा? इलेप्टिकल। तो ये एक इलिप्स में, ये अंडाकार जो ना, जैसे सर्कल को चपटा कर दो तो ये जो इलिप्स बनता है वो इलेप्टिकल पाथ होता है। कैसा होता है? इलेप्टिकल। बोला ठीक है भाई, इलेप्टिकल पाथ। तो उन्होंने अपने 3 नियम दिए प्लैनेटरी मोशन को समझाने के लिए, केपलर ने। उन 3 नियम में से आखिरी वाला जो नियम था वो न्यूटन के काम आया टू एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल लॉ को समझाने के लिए आखिरी नियम का इस्तेमाल किया। किसने? न्यूटन ने। किसका? केपलर का। जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा दिया। इसकी बात मैं अगली क्लास में करूंगा, लेकिन आज मैं बताता हूं वो 3 नियम क्या थे। वो 3 नियम में से सबसे पहला नियम यह था कि सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं।
तो आप देख रहे हैं जो मून है, सॉरी जो अर्थ है, वो चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन ये किस में लगा रहा है? इलिप्स में, इलेप्टिकल में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो अगर आप इसके पूरे मोशन को एनालाइज करोगे तो क्या होगा? ये इलिप्स बनता हुआ दिखेगा। अब इलिप्स को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपका समय चाहिए। इलिप्स, अब ये इलिप्स क्या होता है वो समझ लो, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आना चाहिए। अब आपके दिमाग में इलिप्स है ही नहीं, आपको पता ही नहीं इलिप्स क्या होता है। इलिप्स क्या है? अब आपको डिफाइन, आप सर्कल डिफाइन कर सकते हो ना, कि एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, फिक्स्ड डिस्टेंस पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स बनाए तो क्या बनता है? सर्कल। तो उन्होंने कहा भाई पहले इलिप्स समझ लो। बोले इलिप्स, बोले ये इलिप्स है, मान लीजिए ये क्या है? इलिप्स। तो इसके सेंटर को इससे जोड़ा, इसके सेंटर को इससे जोड़ा, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, इस इलिप्स के एक और ये दो, एक और दो क्या होंगे? सेंटर। लेकिन इसको सेंटर ना बोल के इनने क्या बोल दिया? फोकस। क्या बोला? लेकिन फोकस का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया और बोला फोकाई, ठीक है? तो एक इलिप्स के कितने सेंटर होंगे या कितने फोकाई होंगे? दो। तो फॉर से हमने कहा कि यह है एक F1 और यह है एक F2, ठीक? इलिप्स जो है, इलिप्स समझा रहा हूं, सर्कल समझा रहा हूं, सर्कुलर नहीं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सर्कल या इलिप्स, इलिप्स समझा रहा हूं, अभी इलेप्टिकल नहीं समझा रहा हूं। अभी क्या समझा रहा हूं? इलिप्स। तो उन्होंने कहा कि जो चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, वो किसके अराउंड लगा रहे हैं? सन के। तो सन को किसी एक फोकाई पे बिठा दो, किसी एक फोकाई पे बिठा दो। उन्होंने कहा महाराज हमको ये तो समझा दो कि इलिप्स क्या है। तो उन्होंने कहा इलिप्स ऐसा है चपटा सर्कल, जिसके कितने सेंटर बनेंगे, कितने फोकाई बनेंगे? दो। और अगर मैं उसके सरकमफ्रेंस पे पहुंच जाऊं, कहां पहुंच जाऊं? सरकमफ्रेंस पर, और कोई भी एक पॉइंट ले लूं ए, फॉर से मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट ए। मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट ए। हाँ वही देखा मैंने पॉइंट लिया एक ए, ये पॉइंट, ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया ए और उसको मैंने किससे जोड़ा? फोकस नंबर 1 से, यानी फोकाई नंबर 1, और किससे जोड़ा? फोकाई नंबर 2 से। तो मुझे क्या मिली? एक लेंथ मिली L1 और एक लेंथ मिली L2। जैसे सर्कल को मैं सेंटर से जोड़ता था तो मुझे क्या मिलती थी? हमेशा रेडियस मिलती थी ना, रेडियस 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 रेडियस। ये तो डेफिनेशन है सर्कल की, कि किसी एक फिक्स पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बना दो। तो हमने जब इलिप्स बनाया तो उसके एक फोकाई से वो एक किसी सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया, उसको जोड़ा, फिर दूसरे फोकाई से भी जोड़ा, तो क्या मिली? L1 और L2। लेंथ L1, लेंथ L2, या इसको R1 और R2 भी बोल सकते हो, रेडियस से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। अभी मुझे पता है बोरिंग हो रहा है हल्का सा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी तगड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। सुन लो सुन लो सुन लो, चिंता मत। ये इलिप्स, बोलो हाँ या ना? ये पहला फोकाई और ये दूसरा फोकाई, बोलो हाँ या ना? मैंने सरकमफ्रेंस पे क्या ले लिया? कोई भी एक पॉइंट, मैंने उसको किससे जोड़ दिया? पहले फोकस से, और इसको किससे जोड़ दिया? दूसरे फोकस से। मुझे क्या मिल गई? L1, क्या मिल गई? L2। इलिप्स तब बनेगा जब मैं एक और पॉइंट ले लूं। इलिप्स तब बनेगा जब मैं एक और पॉइंट ले लूं और इससे जोड़ दूं। तो क्या मिली मुझे? L3, और इससे जोड़ने पर क्या मिली? L4। चलो एक और पॉइंट ले लूं, एक और पॉइंट ले लूं, ये वाला मान लो ये ले लेते हैं। तो मैं इसको जोड़ दूं इससे, तो क्या मिली मुझे? L5, और इससे जोड़ दूं क्या मिलेगी? मतलब किसी सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो और उसको दोनों फोकाई से जोड़ दो और उन सबकी लेंथ निकाल लो, तो क्या मिलेगी आपको? L1, L2, L3, L4, L5, L6, ठीक है? L1, L2 किससे जोड़ने पर? A से। L3, L4 किससे जोड़ने पर? B से। L5 और L6 किससे जोड़ने पर? C से। मैं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट से जोड़ लो, इन सबको प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा? फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुन लो। हमने लिया एक इलिप्स,
क्या लिया भाई, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, हमने क्या लिया, एक इलिप्स लिया। अब ध्यान से सुनना, हमने लिया एक इलिप्स, ये पहला फोकाई, ये दूसरा फोकाई, हमने पॉइंट ले लिया एक किस पर, सरकमफ्रेंस पर, किससे जोड़ा, F1 से, फिर किससे जोड़ा, क्या मिली, लेंथ L1, ये क्या मिली, लेंथ L2। L1 और L2 को प्लस करोगे, ठीक, फिर एक और पॉइंट ले लो उसी पर, ये वाला, इसको इससे जोड़ा तो क्या मिला, L3, और इसको क्या जोड़ा, L4, वो किसके बराबर होगा, L3 प्लस L4 के, यानी L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और तभी अगर मैं हर पॉइंट की बात करूं तो ऐसा होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, इलिप्स। किसी भी पॉइंट को पकड़ो, उसको दोनों फोकाई से जोड़ो, क्या आएगा, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट, मतलब ये सब इक्वल होंगे, सब इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर आएगी इन दोनों को प्लस करने पर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उनने कहा कि हमारे जितने भी एक थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया है ना, तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी इलिप्स के चक्कर, मतलब इलिप्स जैसा चक्कर लगाते हैं। अब इलिप्स क्या था वो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। क्या है इलिप्स, एक सर्कल है। अब सर्कल को चौड़ा कर दो यहाँ से, या इधर से चपटा कर दो, इधर से खींच दो, तो कितने फोकस मिल गए आपको, 2। किसी एक फोकस पे कौन बैठा है, सन। तो अर्थ जो चक्कर लगाएगी वो इस सन के अराउंड चक्कर लगाएगी। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो किसी एक फोकाई पे कौन बैठा है, सन, और कोई प्लैनेट को चक्कर लगवा दो उस सन के, तो वो जो ऑर्बिट लेगा वो ऑर्बिट कैसा लेगा, इलिप्टिकल। वो ऑर्बिट कैसा लेगा, इलिप्टिकल। वो ऑर्बिट कैसा लेगा, इलिप्टिकल। बहुत शानदार, पहला लॉ खत्म। यही पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या है भाई साहब, जो प्लैनेट होते हैं ना वो सन के चक्कर लगाते हैं, किस शेप में, इलिप्स। क्या होता है कि चपटा सर्कल ले लो, 2 फोकाई ले लो, किसी एक फोकाई पे किसको को बिठा दो, सन को, उसके चक्कर कौन लगाएगा, अर्थ। यही पहला लॉ। क्लियर, मजा आया। अगला देख। सर अपन ने एक फोकाई को सन मान लिया। नहीं, एक फोकाई पे बैठा है सन, बे माना नहीं है पगलू। हाँ, कोई नहीं बैठा, तू बैठ जाना, कोई नहीं बैठा, ठीक है। अब सुनो, बड़ा मजेदार है, ये आ गया अपना सेकंड नियम। सेकंड नियम और शानदार है, बहुत इजी रहेगा। तीसरा नियम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, टफ नहीं रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। समझाने की गारंटी मेरी, समझने की गारंटी पता नहीं। समझाने की गारंटी मैं ले लूंगा तो समझ में भी आ जाएगा, ये पक्की बात है। आज मेरा गला खराब है एक्चुअली, मैं और चिल्ला रहा हूं। अब सुनो 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 सुनो, उनने कहा जब ये जो अर्थ चक्कर लगाता है ना सन के, अर्थ जो चक्कर लगाता है ना सन के, हम मान लेते हैं कि अर्थ ए से बी पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ए से बी पर। तो उन्होंने कहा हम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ले रहे हैं। कितने पॉइंट ले रहे हैं, 6। तो अर्थ चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो अर्थ पहले कहाँ था, ए पर। अर्थ कहाँ था, ए पर। अर्थ कहाँ था बेटा, फोन देना। अर्थ कहाँ था, ए पर, और ए से कहाँ गया, बी पर। फिर चक्कर लगा रहा, चल लगा। फिर हमने एक पॉइंट पकड़ लिया सी, और सी से भी डी गया, सी से डी गया। फिर ई पकड़ लिया, ई से कहां गया, एफ। क्या कर लिया हमने, पहले एक ए से बी गया, फिर कहीं और लिया, बी से सी गया, और सॉरी सी से डी गया, और फिर एक ई से एफ गया। ठीक है, किस ऑर्बिट में गया, इलिप्टिकल। फोकस पे कौन बैठा है, किसी एक फोकस, किसी एक फोकाई पे कौन बैठा है, अर्थ। कौन अर्थ चक्कर लगा रहा है किसके, सन के। किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल। अब हमने क्या करा, हमने कोई भी एक पॉइंट माना ए, वो ए से कहां गया, बी पर।
फिर हमने कोई एक और पॉइंट ले लिया सी, सी से कहाँ गया, फिर हमने एक और पॉइंट ले लिया ई, कहीं पर भी वो कहाँ से कहाँ गया, ई से एफ पर गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सबके टाइम स्पैन सेम है, मतलब ए से बी गया एक दिन किसी पॉइंट पे उठाया, फिर बी से सी से डी गया एक और दिन, और ई से एफ गया एक और दिन, और उन सबको किससे जोड़ा, फोकाई से। किससे जोड़ा, फोकाई से। और हमने इन सबको जोड़ने पर क्या निकाला, इनका एरिया, ग्रीन का एरिया, येलो का एरिया, ब्लू का एरिया, ग्रीन का एरिया, येलो का एरिया और ब्लू का एरिया। क्या निकाला, ग्रीन का एरिया, येलो का एरिया और ब्लू का एरिया। क्या कांस्टेंट था, टाइम। ए से बी एक दिन, सी से डी एक दिन, ई से एफ एक दिन। क्या कांस्टेंट, एक एक दिन, यानी टाइम सेम है। एरिया का मुझे नहीं पता, एरिया जब निकाला तो इन तीनों का एरिया बराबर है, इन तीनों का एरिया भी कांस्टेंट आएगा। क्या आया, कांस्टेंट। तो देखो वो यही बोलता है, इन तीनों के एरिया को जब हमने चेक किया तो इन तीनों का एरिया कैसा आया, कांस्टेंट। एरिया ऑफ दिस will be equal to area of this will be equal to area of third one. So it was observed that area of ASB will be equal to area of CSD will be equal to area of ESF. इन तीनों का एरिया बराबर था, बस एक ही चीज क्या कॉमन थी, टाइम स्पैन। ये भी एक दिन चला, ये भी एक दिन चला, ये भी एक दिन चला। एक काम करो, इसको एक मंथ चलवा लो, इसको भी एक मंथ चलवा लो, इसको भी एक मंथ चलवा लो। जो एरिया कवर करेगा इन द ऑर्बिट या सेक्टर जो कवर करेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल, कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, तो यार डिस्टेंस चेंज होने के बाद स्पीड कम हो जाती है। तो आप देखेंगे दिन रात में चेंजेस हो जाते हैं। अभी देखो दिन छोटे होने लग गए, ठंड है ना, दिन छोटे होने लगे तो वो स्पीड में परिवर्तन आ जाता है। और आप देखना कभी कभी आपको मून बड़ा दिखता है अर्थ से और कभी कभी मून छोटा दिखता है, वो इसी इलेप्टिकल ऑर्बिट की वजह से होता है। जब यहां पास आ जाएगा तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और एरिया ज्यादा कवर कर लेगा, ये दूर हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी और एरिया क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया बराबर ही रहेगा भाई, स्पीड कम हो जाती है तो धीरे 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 जाता है, उतना ही एरिया उतना ही एरिया उतना ही एरिया। समझ में आया, सेकेंड लॉ यही था। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये समझाया है मैंने तुमको। तीसरा नियम इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड लॉ। और ये तीसरा लॉ कनेक्ट कर दूंगा ग्रेविटेशनल लॉ से। पहले लॉ समझ लो, समझना भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, या फिर हम बोले क्लास 10th 8th में आपने इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था ना। इनवर्स वेरिएशन, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, वेरिएशन पढ़ा था 8th क्लास में, वही है। हाँ पढ़ा ही नहीं सर, कोरोना, ठीक है। तो तीसरा नियम ये कहता है, नहीं 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 अभी रुक जा, अभी अरे 2 मिनट बैठ जाओ, बस 2 मिनट। अब हम बोलते हैं कि साहब ये जो इलिप्स है इसमें हर पॉइंट पे एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। इलिप्स के अंदर, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर मैं इलिप्स को देखूं, मैं समझा रहा हूं दीदी, मैं समझा रहा हूं। एरिया तो कांस्टेंट था ना, मान लो ये इलिप्स है और यहां सन बैठा है, तो अर्थ का डिस्टेंस कितना है अभी, आर। अभी यहाँ कितना हो जाएगा, डिफरेंट आर, तो ये R1 या R2। यहाँ कितना हो जाएगा, पास जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा R4। तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, बोलो हाँ या ना। हर पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज होगा ना, हो रहा है, मान लिया इलिप्स में चेंज हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, तीसरे नियम के लिए इन सारे डिस्टेंस को प्लस करके एक एवरेज डिस्टेंस निकाला। क्या निकाला, एक एवरेज डिस्टेंस। उस एवरेज डिस्टेंस को क्या माना है, आर। क्या मान लिया है, यानी उन्होंने कंसीडर किया कि अर्थ और सन, जो अर्थ जो चक्कर लगा रही है, अब कंसीडर क्या किया, एक स्पेशल इलिप्स में चक्कर लगा रही है। एवरेज डिस्टेंस निकालने के बाद क्या निकाला उन्होंने कि एक स्पेशल इलिप्स में निकाल रही है। उस स्पेशल इलिप्स का नाम क्या है, सर्कल। अरे बताया था ना, स्पेशल इलिप्स है, सर्कल भी एक इलिप्स है। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सबको एरिया, सब डिस्टेंसेस का मैंने क्या निकाला, एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस कितना था, आर। एवरेज डिस्टेंस कितना था, आर।
तो इसका एवरेज डिस्टेंस निकाला, तो r इज द एवरेज डिस्टेंस। क्या निकाला? r इज द एवरेज डिस्टेंस। तो जब एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को बोल दिया टाइम पीरियड। क्या क्या बोला उसको? टाइम पीरियड, या फिर हम बोले टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r अलग अलग हैं, तो एवरेज डिस्टेंस को उन्होंने क्या बोल दिया? r। जैसे अर्थ का एवरेज डिस्टेंस कितना है? r। जुपिटर का एवरेज डिस्टेंस होगा r1 और मरकरी का एवरेज डिस्टेंस होगा r2, जो भी है, लेकिन एवरेज है। हालांकि इलिप्स में हर चीज हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन उन्होंने मान लिया कि एवरेज डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट। हमने मान लिया कि एक एवरेज डिस्टेंस r है। और इसको टाइम कितना लग रहा है कंप्लीट करने में? एक चक्कर t टाइम। ठीक है, तो अगर r बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर r बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा। देखो आप, ये r कम है तो टाइम कम होगा, r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना? है ना? मरकरी जल्दी एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, और जो मार्स है वो और एक चक्कर से ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू मरकरी। अर्थ और ज़्यादा लगता है, 365 डेज लेता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो टाइम पीरियड होगा और ये आर है, इसका कुछ रिलेशनशिप है। क्या है? कुछ रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या था वो सुन लो, ध्यान से देखना। वो रिलेशनशिप है आर और टी प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर पूरे कैलकुलेशन करे तो उनको बाद में पता चला कि टी स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हाँ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पावर 1 में नहीं था। टी का स्क्वायर करोगे तो आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा नियम क्या बोला उन्होंने? कि जो टाइम पीरियड लगता है उसका स्क्वायर will be directly proportional to the cube of the average distance between the sun and the planet. तो t square will be proportional to k, t square is equal to k r cube। तो यहां से उन्होंने t square अपॉन r cube की वैल्यू एक कांस्टेंट निकाल ली। मतलब उन्होंने कहा भाई साहब कोई भी प्लैनेट ले लो, कोई भी प्लैनेट, एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लो r, उसको जो टाइम लग रहा है t स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के आर क्यूब, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। तो यही नियम था उनका। बस भाई साहब किसी भी का, इसका R1 T1 ले लो, इसका R2 T2 ले लो, वो सब कांस्टेंट आएगा। T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब विल बी इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब विल बी इक्वल टू कोई सा भी मोशन ले लो। यानी केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को समझा के भौकाल ला दिया। क्या ला दिया? भौकाल। तो इसको लिखते कैसे? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज एवरेज डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी सन के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, और आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट टू सन, एवरेज डिस्टेंस। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is proportional to the cube of the mean distance or average distance of the sun from the sun, हाँ, क्लियर? क्लियर? तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगली क्लास में बात करेंगे। आज आपको क्या ये पॉइंट समझ में आया कि केपलर ने अपने कितने नियम दिए? 3। कौन कौन से नियम थे? पहला कि जो सन है वो एक फोकस में बैठा हुआ है, एक फोकाई पे बैठा हुआ है, और जो प्लैनेट्स हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वो किस फॉर्म में लगा रहे हैं? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहे हैं। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स चपटा सर्कल होता है जिसके कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। उन दोनों फोकस को फोकाई बोलते हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म लिया हमने फोकस का। पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? जो सेम टाइम पे जो एरिया कवर करेगा एक प्लैनेट सन के चक्कर लगाने पर, वो कैसा रहेगा? इक्वल। और तीसरा नियम हुआ कि जो एवरेज डिस्टेंस है और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। यानी टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चाहे अर्थ ले लो, चाहे मरकरी ले लो,
चाहे वीनस ले लो, अर्थ ले लो, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, लेकिन वो डॉफ प्लैनेट जो प्लूटो है वो अब नहीं बचा, बिकॉज वो ऐसा नहीं कर रहा है ना, वो केपलर के तीनों नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो सीधा निकल गया, इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही नहीं है, तो टी स्क्वायर विल नेवर बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बात की बात तो खत्म ही हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात आती है लिखने की, समझ दे दूं लिखने के लिए? समझ में आ गया केपलर के तीनों नियम, क्योंकि अगली क्लास को समझने के लिए आपको ये तीनों नियम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीसरा नियम क्या है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहला नियम इलेप्टिकल ऑर्बिट, सन कहां बैठा है? फोकाई पे। हर एक इक्वल टाइम इंटरवल पे कितना एरिया कवर करेगा? इक्वल। तीसरा, टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन। बहुत शानदार, याद ही हो गया होगा, है ना।